Hello everyone, I am Jatin and today we are starting lecture number 5 part सेकंड। देखो पार्ट वन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो हमने क्या क्या कवर किया था पार्ट वन में। हमने वर्टिकली अपवर्ड वाला केस कवर किया था, जब हम किसी चीज को वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं और उसमें हमने एयर को नेग्लेक्ट करके पढ़ा था। मतलब एयर को कंसिडर नहीं किया था कि एयर को नेग्लेक्ट करोगे। अब हम पार्ट सेकंड में आगे का पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला केस है कि वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, वर्टिकली डाउन। दूसरा हम पढ़ेंगे कि हम रिलीज कर रहे हैं, या फिर इसको हम फ्री फॉल भी बोल सकते हैं, है ना। और थर्ड केस जो होगा वो होगा कि एक बिल्डिंग की एच हाइट की बिल्डिंग की टॉप से ऊपर की साइड फेंक रहे हैं। और फोर्थ केस है जब हम किसी चीज को ऊपर की साइड फेंक रहे हैं लेकिन हम एयर को कंसिडर कर रहे हैं। तो चार केस हम आज पढ़ने वाले हैं। और मतलब इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग लास्ट वाले लेक्चर में बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो लेक्चर थोड़ा अकेला ही बहुत लेंदी हो गया। ये वाला इतना बड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि इसके मैक्सिमम प्रॉब्लम हम डीपीपी के थ्रू सॉल्व करवाएंगे। तो सेकंड केस है कि हम किसी चीज को वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन लेने का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट ये होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो भी डायरेक्शन हो वो लेना है। तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। तो डायरेक्शन हम क्या लेंगे, नीचे वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे और ऊपर वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे। ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेंगी वो क्या बनेंगी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। दूसरी बनेगी h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड बनेगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच। ठीक है। फोर्थ बनेगी एच एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, सॉरी जी बाई टू, टू एन माइनस वन। ठीक है। तो ये चार इक्वेशन बन गई, नॉर्मली हमारी होती हैं। अब ये किसी तरह इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसके इतने क्वेश्चन नहीं आते। ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं इस वाले केस के, जब हम जीरो वेलोसिटी यानी उसको रिलीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो जो भी इक्वेशन यहाँ पे हमने बनाई थी लास्ट वाले केस में, इसमें हमारा u जीरो हो जाएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगी। u जीरो क्यों, अगर मैं किसी चीज को रिलीज कर रहा हूँ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी में जीरो दे रहा हूँ, वो फिर उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेशन लग रहा है उसके थ्रू वो बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो मैं इसके सारे केस में अगर u जीरो रख दूंगा तो वो रिलीज वाला केस हो जाएगा, कि मैं किसी चीज को ड्रॉप कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ एच हाइट से। तो जैसे ये वाला केस है तो u इक्वल टू जीरो रख दिया। तो पहली क्वेश्चन क्या बनी कि v इक्वल टू क्या होगा, जी टी। डायरेक्शन वही, नीचे वाली को मैंने पॉजिटिव लिया और ऊपर वाली को नेगेटिव लिया। ठीक है। तो पहली तो बन गई बी इक्वल टू जी टी, सेकेंड बन गई मेरी क्या, कि एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये वाली क्वेश्चन पे आगे क्वेश्चन में बताऊंगा एक अलग से। और थर्ड वाली मेरी वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच। तो यहाँ से मैं हाइट भी निकाल सकता हूँ एच का फॉर्मूला से, मैं टाइम भी निकाल सकता हूँ, मैं तीनों चीजें कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है। और फोर्थ जो बना वो बना एच एन इक्वल टू जी वाई टू, टू एन माइनस वन। यही बना। ठीक है। तो ये चार इक्वेशन बन गई। अब इसके लिए ये मतलब एक तो ये वाला केस और एक केस जो हमने लास्ट वाली पार्ट में किया था, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और वो वाला। ठीक है। बाकी के थोड़े एक्स्ट्रा केसेस हैं, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आता है नंबर क्वेश्चन। अगर मैं टोटल बात करूँ तो 80% इन दोनों में से आता है, बाकी 20% का भी उसमें से आ जाए। 20 भी नहीं, 10 मान ली, 10 उसमें से आता है, 90 इसमें से आता है। ये वाला केस है। तो अब अगर मैं इसके थ्रू और इक्वेशन बनाना चाहूँ तो मेरी इक्वेशन तो बन चुकी हैं। फिर एक केस आता है कि मैंने देखा कि जो एच है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है, हाफ, मतलब एच इक्वल टू क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से पता चला कि एच जो है वो प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। तो अगर मैं बात करूं कि एक बॉल है, मैंने उसको एच हाइट से फेंका, मतलब इतनी हाइट से फेंक रहा हूं मैं, तो 1 सेकंड में वो यहां तक फेंक पहुंची, 2 सेकंड में वो यहाँ पहुंच गई, और 3 सेकंड में वो यहाँ पहुंच गई। ठीक है। और मैं मान लेता हूँ ये वाली हाइट मेरी एच वन है, ये वाली मेरी एच टू है और ये वाली मेरी एच थ्री है, टोटल हाइट। तो एच वन रेशो एच टू रेशो एच थ्री अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या आता है, वन रेशो, टू रेशो और थ्री रेशो, ऐसे आता है। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत आते हैं क्या कि, जैसे मैंने ये लैंग्वेज भी दे रखी है, एच 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 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो पता चला कि एच जो होगा वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन टी, टू टी, थ्री टी है। ठीक है।
विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 ठीक है, स्क्वायर ऑफ कंजुगेटिव इंटीजर्स इन द केस ऑफ फ्री फॉल मोशन फ्रॉम रेस्ट। समझ में आ गया कि जब भी मैं अगर किसी बॉल को ऊपर से ऐसे छोड़ता हूँ, रिलीज करता हूँ, तो 1 सेकंड में उसने जितनी दूरी तय करी होगी और 2 सेकंड में जितनी करी होगी, उसका जो रेशियो अगर मैं निकालूंगा H1:H2, तो दैट विल इक्वल टू टाइम का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर/2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करूं कि एक बॉल है, वापस से मैं बात कर रहा हूं, एक बॉल है जो 1 सेकंड में इतना गिरी, दूसरे से अगर मैं बात करूं कि सेकंड सेकंड में या थर्ड सेकंड में, तो ये कौन सा सेकंड हुआ कि मेरा 1 सेकंड हो चुका है, t=0 पे यहाँ था, t=1 पे यहाँ आया और t=2 पे यहाँ आया। तो 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड के बीच का जो टाइम हुआ ना, वो हुआ सेकंड। और सेकंड 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच का जो टाइम हुआ, वो हुआ थर्ड सेकंड। अगर मेरे को ये वाला रेशो निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? मैंने अभी भी देखा कि एच एन जो होता है वो होता है 2n-1 के प्रोपोर्शनल। ठीक है, एच एन जो होता है वो क्या होता है? 2n-1 के प्रोपोर्शनल। तो H1:H2:H3 अगर मैं निकालना चाहूंगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 2n के अंदर n की वैल्यू की जगह 1 2 3 रख दूंगा। ठीक है, तो आएगा 1:2 की जगह रखेंगे 3:5 ऐसे आएगा। जबकि अगर यहाँ पे देखो तो 1:4:9 आएगा। समझ में आया? तो ये दो केस बने मेरे अलग अलग। अब एक और चीज पता चली कि मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। देखो अभी तक मैंने जितने भी इक्वेशन पढ़ी, मैंने कहीं भी मास का जिक्र नहीं किया कि मास कितना होता है। सॉरी, मैंने अब तक कहीं भी मास का जिक्र नहीं किया कि मास का वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि नहीं पड़ता। जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वैल्यू है वो हर मास के लिए इक्वल होती है। ये मैं जब मैं एनएलएम पढ़ाऊंगा ना, तो एनएलएम का स्टार्टिंग में मैं इसको अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे होता है। फिलहाल के लिए समझो कि मास जो है वो एक भी इक्वेशन में काम नहीं आया। मतलब जो हमारा फ्री फॉल मोशन हो रहा है, जो भी मोशन हो रहा है, उसमें हमें मास से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा कि वो 2 किलो का है, 3 किलो का, 4 किलो का, 5 किलो का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी एच हाइट की बिल्डिंग से एक तो 2 किलो का कुछ पार्टिकल फेंकता हूँ और एक 5 किलो 4 किलो का कुछ पार्टिकल फेंकता हूँ, तो वो दोनों एक साथ ही जमीन पाएंगे। ऐसा नहीं कि 4 किलो वाला भारी है तो वो जल्दी आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों सेम टाइम पे आएंगे। अगर मैं एयर को नेग्लेक्ट करके चल रहा हूँ तो क्या होता है, अगर एयर लग रही होती है तो एयर से थोड़ा फर्क पड़ता है। एयर क्या होता है, एयर मास के हिसाब से थोड़ा बहुत उसको फर्क पड़ाती है, तो चेंज हो जाती है चीजें। लेकिन एयर को अगर मैं नेग्लेक्ट करके चल रहा हूँ, जो हम 90% 100% केसेस में लेके चलते हैं, तो उस केस में ये एक संग यानी रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली विद द सेम वेलोसिटी। और उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी, अलग अलग नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा जितनी भी इक्वेशन है उसमें कहीं भी मास की जरूरत नहीं पड़ रही। इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी है। ठीक है, समझ आ गया। अब ग्राफ देख लेते हैं। देखो, पहले हम देखते हैं एच टी ग्राफ, फिर हम देखते हैं वीटी ग्राफ, और फिर एट दी एंड हम देखेंगे कौन सा? एटी ग्राफ। तो एटी ग्राफ तो क्लियर है। देखो मैंने क्या किया है, मैंने अभी नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। ठीक है, तो हम ग्राफ भी उस हिसाब से बनाएंगे, नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के बनाएंगे। और मेरा ग्रेविटेशन एक्सिलेशन जो नीचे की साइड लग रहा है जी, तो मेरा ग्रेविटेशन एक्सिलेशन हो गया पॉजिटिव जी, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन मानी गई है। ठीक है, नीचे वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है। अब जो वेलोसिटी है वो यहाँ से चालू हो रही है, नीचे जाते 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 क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ रही है? v इक्वल टू जी टी से बढ़ रही है। अब ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो वो स्टार्टिंग में जीरो थी, जब मैंने फ्री फॉल स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में जीरो थी, फिर वो बढ़ती गई, इसकी पॉजिटिव स्लोप होगी। और ये जो एंगल बन रहा है थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? स्लोप क्या होता है? एक्सीलरेशन दिखा था बीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सीलरेशन। तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा? जी के। अब ये वाली जो पॉइंट है, क्योंकि मेरी वेलोसिटी क्या है? इंक्रीज हो रही है। जब भी मैं बताया कि वेलोसिटी इंक्रीज होती है, मतलब एक्स टी ग्राफ की जो स्लोप होगी वो भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और कौन से केस में बढ़ती है? एक तो केस होता है ये वाला जिसमें स्लोप चेंज हो रही है, एक केस होता है ये वाला, मैंने 4 बार बता दिया अब तक ये वाला केस, कि इस वाले केस में बढ़ती है और इस वाले केस में कम होती है। ठीक है, तो बढ़ने वाला केस लेना, तो मेरी जो वैल्यू होगी वो इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से। तो एच टी ग्राफ का केस ये बनेगा। और ये जो होगा, ये कैपिटल एच के बराबर होगा। ठीक है, समझ आ गया केस। और ये टाइम टेकन कितना वो हम निकाल लेंगे कि एच हाइट है, हमने एक क्वेश्चन बनाई थी अभी भी। एच हाइट है, टाइम टेकन कितना होगा? टी इक्वल टू होगा अंडर रूट में 2h/g। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एक दो क्वेश्चन इसको इस पे। अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, हैज अ वेलोसिटी v आफ्टर इट फॉल थ्रू अ हाइट h।
द डिस्टेंस इट हैज टू फॉल डाउन फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम डबल। ठीक है, तो मैंने एक रिलेशन पढ़ा कि वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2g h के। तो अगर मैं केस वन की बात करूं तो v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या होगा, 2g h1, और v2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2g h2। तो ये केस टू हो गया। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेना चाहूँ तो क्या होगा, v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या होगा, h1 अपॉन h2 के बराबर। क्या होगा, h1 अपॉन h2 के बराबर रेशियो लेना चाहूँ तो। अब मेरे को बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी को डबल कर रहा हूँ, तो v2 जो है वो ट्वाइस ऑफ v1 है। ठीक है, तो मेरे को बताना है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो h2 है वो कितना होगा। तो v1 तो मैंने v1 ही ले लिया, और v2 की जगह मैंने क्या रख दिया, 2v1 रख दिया, इसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, और h1 की जगह मैंने h लिया क्योंकि मेरे को गिवन है कि हाइट h ली है उसमें, और h2 मेरे को निकालना है। तो अगर मैं रेशियो लेके कैंसिल कर दिया तो 1/2 4 हो जाएगा, तो h2 की वैल्यू आ जाएगी 4h। क्या आ जाएगी, 4h। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखो रेशियो वाले क्वेश्चन, जो केसेस वाले क्वेश्चन वैसे होते हैं, रेशियो लेके तो हमें क्या करना होगा कि रिलेशन देखना होगा, फिर रिलेशन के हिसाब से केस बना के रेशियो लेना होगा, आंसर आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h above द ग्राउंड। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फॉलन इन फर्स्ट 1 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 3। देखो अभी भी मैंने बताया था कि जो रेशियो होता है, हमें पता है कि अगर मैं h हाइट से इसको नीचे फेंक रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, h हाइट से नीचे फेंक रहा हूँ, तो अगर मैं 1 सेकंड में बात करूं, फिर मैं 2 सेकंड में बात करूं, फिर मैं 3 सेकंड में बात करूं, तो जो रेशो होगा, मेरे को पता है एच इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर के। तो h1 रेशो, h2 रेशो, h3 जो आएगा वो t1 रेशो, मतलब t1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर रेशो, 2 का स्क्वायर रेशो, 3 का स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा, 1:4:9। ठीक है, इसका मतलब आया कि अगर ये h1 डिस्टेंस ट्रेवल करी थी, 2 सेकंड बाद h2 करी थी, और 3 सेकंड के बाद h3 करी थी, तो h1 होगा, और h2 जो होगा वो क्या होगा, 4 टाइम ऑफ h1 होगा। ठीक है, और h3 जो होगा वो क्या होगा, h3 हमारा होगा 9 टाइम ऑफ h1 होगा। तो ये चीज समझ में आ गई। अब मुझसे बोला है कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड की बात हो रही है, मतलब मेरे को सिर्फ इतने अंतराल में, इतने इंटरवल में और इतने इंटरवल में ये वाली बात करनी है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि एच एन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 2n - 1 के। तो अगर मैं h1 रेशो, h2 रेशो, h3 निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, 1:3:5 ये आएगा। मैंने बताया था कल आपको, है ना, मतलब कल क्या, अभी अभी बताया था, इस वाली लाइन में खा गया वो। हाँ, ये वाला। तो ये तो बता ही दिया था, उसके बाद मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था, 1:4:9, 1:3, ये वाली चीज है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, मैन ड्रॉप्स अ बॉल डाउनवर्ड्स फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 400 मीटर्स। ठीक है, एक मेरा टावर है, मान लेते हैं ये मेरा 400 मीटर का टावर है, और यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है। ठीक है, और एट द सेम टाइम another ball is thrown upward with a velocity of 50 meter per second from the bottom of the tower। ठीक है, then they will meet at which height from the ground। ठीक है, तो एक बॉल उसी टाइम पे, सेम टाइम पे ऊपर की साइड 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंकी गई है। मैंने मानता हूँ ये भी नीचे आ रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना ये यहाँ पे मिल जाते हैं, इस पॉइंट पे आके ये दोनों बॉल आपस में मिल जाती हैं। तो मेरे को बताना है कि इस पॉइंट की ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, ये निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, तो मैं कैसे निकालूंगा। देखो अगर ये हाइट h है, ठीक है, ये वाली हाइट h हम मान लेते हैं कि ये वाली हाइट h है, तो ये वाली हाइट कितनी होगी, 400 - h होगी। इसका मतलब पता चला कि जो ऊपर वाली बॉल है जिसको मैंने ड्रॉप किया है, वो उतने टाइम में, जितने टाइम में वो आपस में टकराई है, कितनी हाइट तय कर रही है, 400 - h। ठीक है, और जो नीचे वाली बॉल है वो कितना ऊपर आई है, h हाइट। समझ में आ गया पॉइंट। तो और मेरे को h की वैल्यू निकालनी है। अब कोई बॉल ड्रॉप करती है तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनती है, h इक्वल टू क्या बनती है, हाफ GT²। ठीक है, तो इसने कितनी ड्रॉप करी है, 400 - h ड्रॉप करी है, तो 400 - h वैल्यू क्या होगा, हाफ GT²। अब एक बॉल को अगर मैं ऊपर की साइड फेंक रहा हूं तो उसके लिए h क्या होता है, ut - हाफ
जी टी स्क्वायर। अगर मैं टाइम सेम ले रहा हूँ तो यू की वैल्यू तो मेरे को पता है, तो क्या होगा, एच इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, यू टी 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा 400 और ये वाला आ जाएगा 50t। तो मेरे को टाइम तो मिल जाएगा, कितने टाइम में ये दोनों आपस में टकराई होंगी, 8 सेकंड में। ठीक है। अब अगर मेरे को टाइम मिल गया तो मैं क्या हाइट कैलकुलेट नहीं कर सकता, मेरे को यहाँ पे बस एच की जगह टी की वैल्यू तो रखनी है। तो एच इक्वल टू क्या रख दिया मैंने, और मेरे को गिवन है कि मेरे को जी की वैल्यू नहीं गिवन है, तो जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ। तो मैंने रख दिया 50 × 8 माइनस हाफ, जी की वैल्यू 10, 8 का स्क्वायर हो गया 64। ठीक है। तो ये हो गया 400 और ये हो गया मेरा हाफ, ये हो गया 5, तो ये हो गया 320। तो सॉल्व किया तो 80 मीटर मेरा आंसर आ गया। ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 80 मीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्योंकि मेरे को बोला है कि बॉटम से हाइट कितनी है। अगर मेरे को बोलता कि ऊपर से हाइट कितनी है, मतलब टॉप से कितनी नीचे जाके वो आपस में मिले, तो वो होगा 320 मीटर। ठीक है। नीचे से तो 80 और ऊपर से 320। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अ बैलून स्टार्ट राइजिंग। देखो इस वाले क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैं कोई पार्टिकल है, एक बॉक्स है, और एक बॉक्स या एक कार है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है, और उस आदमी के पास कोई बॉल है या कोई भी पार्टिकल है, और ये गाड़ी जो है वो किसी एक्सेशन ए, और जिस मूवमेंट पे उसने वो बॉल फेंकी या बॉल हाथ से छोड़ी, ड्रॉप करी, तो उसकी वेलोसिटी वी थी जिस मूवमेंट पे। तो क्या होता है, जैसे ही, जैसे ये मेरे पास हाथ में पेन है और मैं भाग रहा हूँ बहुत स्पीड से, और अचानक से मैं इस पेन को ड्रॉप कर देता हूँ, अपने हाथ से छोड़ देता हूँ, तो जिस मूवमेंट में मैंने इस पेन को छोड़ा था, जो वेलोसिटी मेरी होगी वही वेलोसिटी इस पेन की होगी। ये बात ध्यान रखना। लेकिन जिस एक्सेशन से मैं मूव कर रहा था, वो एक्सेशन इस पार्टिकल का तब तक होगा जब तक ये मेरे हाथ में है। जैसे ही मैं अपने हाथ से इसको ड्रॉप कर देता हूँ, इसके पास वो एक्सेशन पास नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या पास होगी, वेलोसिटी पास होगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, बहुत काम आएगा। जब हम रिलेटिव मोशन के केस पढ़ेंगे तब बहुत काम आएगा। वहां पे ऐसे ऐसे केस आता है कि एक मतलब गाड़ी है और मैंने प्रोजेक्टर मोशन करा दिया, तो ऐसे केस भी आता है। ठीक है। तो वो वहां पे देखेंगे। फिलहाल के लिए ये देख लो कि सिर्फ और सिर्फ मेरी वेलोसिटी पास होती है, मेरा और कोई मतलब एक्सेशन पास नहीं होता है। तो क्या था कि अब ए बैलून स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड विद एन एक्सेशन ऑफ दिस। ठीक है। तो यहाँ से एक बैलून ने राइज करना स्टार्ट किया और वो ऊपर जा रहा है विद दी एक्सेशन 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और 10 सेकंड के बाद जब ये बैलून कुछ हाइट पे पहुंच गया होगा, 10 सेकंड के बाद ऊपर जा रहा है, तो किसी ना किसी हाइट पे तो पहुंचा ही होगा आफ्टर 10 सेकंड। तो पहले तो ये निकालो कि 10 सेकंड के बाद ये कितनी हाइट पे पहुंच गया होगा। तो 10 सेकंड के बाद ये बैलून एच इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर वाली हाइट पे पहुंच गया होगा, क्योंकि एक्सेशन ऊपर की साइड है और हाइट भी ऊपर की साइड है। तो हाफ 1.25 और 10 के स्क्वायर हो गया मेरा 100। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 50 इंटू या फिर 125 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर आएगा 62.5 मीटर। तो हाइट तो आ गई मेरी कि इतनी हाइट पे ये पहुंच गया होगा। कितनी हाइट पे, 62.5 मीटर की हाइट पे पहुंच गया होगा। अब उस टाइम पे मैंने जो मेरा मेरे हाथ में एक स्टोन था जो मैंने रिलीज कर दिया, लेकिन जो बैलून है उसके पास अभी भी वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर की साइड होगी। वो कितनी होगी, v इक्वल टू 80, क्योंकि u तो 0 था। तो 1.25 इंटू कितना, 1.25 इंटू 10, तो 12.5 मीटर पर सेकंड इसकी उस टाइम पे वेलोसिटी होगी। तो जब मैं उस स्टोन को ड्रॉप कर रहा हूं, तो इस स्टोन के पास भी ऊपर की साइड ही 12.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गई होगी। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, वो वाला मोशन करेगा जो हमने लास्ट केस में देखा था, कि जैसे मैंने यहाँ पे एक हाइट पे, इसके बाद मैंने इसको वेलोसिटी दी, ऊपर की साइड जाके वापस नीचे आएगा, फिर नीचे जाएगा। समझ में आया। तो पहले इतने वाले केस को देख लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितनी गई होगी। अब मेरे को पता है कि एच इक्वल टू क्या होता है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इस वाले केस में। ठीक है। क्योंकि अब इस केस में इसके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेशन है वो वर्क कर रहा होगा। पहले ये वर्क कर रहा था, लेकिन अब ये वर्क कर रहा है। ठीक है। तो जी नीचे की साइड वर्क कर रहा होगा, तो 12.5 मीटर पर सेकंड। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, एच आ गया 12.5। टी की वैल्यू तो नहीं है कि वो कितने टाइम तक ऊपर गया, वो मेरे को निकालना भी आएगा। हाँ, टाइम टेकन टू स्टीच, तो ये मेरे को निकालना है, इसको भी रोकते हैं।
हम दूसरी वाली इक्वेशन से करते हैं कि बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2gh। ठीक है, अब बी मेरा यहाँ पे अब जीरो हो जाएगा क्योंकि मेरे को एंड में आके बी जीरो करना है, और अभी मेरा यू जो है वो 12.5 है। तो मैंने क्या किया, 12.5 इंटू 12.5 का स्क्वायर कर दिया, और एच निकालना है तो डिवाइड बाई 2g कर दिया, तो 2 इंटू 10 कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि ये 125 है, और 125 का अगर मैं स्क्वायर करना चाहूँ तो सॉल्व कर लेते हैं। 125 इंटू फाइव कितना होता है, 625 होता है। ठीक है, और 625 का एक और बार मैं 5 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 5 कैरी 2 2 1 3 1 2 5। ठीक है, और फिर एक और बार 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अभी वो हो गया कि सॉल्विंग करने में टाइम लग रहा है। 5 2 10 12 कैरी 1 6 15 ये आ गया। तो मेरा आंसर आया 15.156.25 डिवाइड बाई 20। अब मैं एक और पॉइंट घटाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 15.625, और डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 7.812, ये आ गया मीटर में। तो अगर मैं बोलूं कि उस स्टोन ने मैक्सिमम हाइट कितनी करी होगी ग्राउंड से, तो पहले तो वो इतना चढ़ के गया 62.5। ठीक है, तो 62.5 और प्लस उसने बाकी का भी चढ़ा, कितना गया 7.8। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 71.5, सॉरी 70 पॉइंट आएगा, 70.5। क्या यार, एक बेसिक कैलकुलेशन में गलती हो रही है, 70.3। ठीक है, हो जाता है। 70.3 मीटर उसकी होगी मैक्सिमम हाइट। जो कॉन्सेप्ट समझ में आया, मे भी कहीं ना कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगा एक बात अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट क्या था कि यहां से अब इसने इतनी हाइट को तय किया। अब एक देखो, ये उसने क्या बोला है कि टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड। जब मैंने उसको ड्रॉप कर दिया तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी है, ऊपर की साइड वाली वेलोसिटी है, और वो वापस से नीचे आ रहा है। तो इसमें से टाइम टेकन कितना लिया, तो फिर हमने क्या कर दी, हमने गलती कर दी कि हमने ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करा दिया। ये वाला केस जो है वो आगे आने वाला है। क्या आगे आने वाला है, तो पहले हम उसको करेंगे फिर इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझ में आ गया होगा। वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 9 मीटर। ठीक है, एक 9 मीटर का मेरा टावर है, और इसके टॉप से जो वाटर ड्रॉप है वो नीचे आ रही है। ठीक है, तो फ्री फॉल मोशन है तो जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड की ग्रेविटेशन एक्सेशन नीचे आ रही होगी। इफ द फोर्थ ड्रॉप बिगिंस टू फॉल व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीच द ग्राउंड। तो जब पहली ड्रॉप जमीन को टच कर रही है तब चौथी ड्रॉप नीचे गिरना चालू कर रही है, फोर्थ और फर्स्ट। मतलब कुछ ना कुछ सेकंड ड्रॉप यहाँ होगी और थर्ड ड्रॉप कहीं यहाँ होगी। मान लेता हूँ कि सेकंड ड्रॉप यहाँ होगी और थर्ड ड्रॉप यहाँ होगी। तो पहले तो मेरे को ये पता करना पड़ेगा कि वो जो ड्रॉप्स हैं वो कितने टाइम इंटरवल में गिर रही है, क्योंकि उसने बोला कि रेगुलर टाइम इंटरवल में गिर रही है। तो वो टाइम इंटरवल निकाल सकता हूँ मैं, कैसे निकाल सकता हूँ। मेरे को पता है कि एच इक्वल टू क्या होता है, हाफ जी टी स्क्वायर, अगर फ्री फॉल की बात करूँ तो 9 मीटर को तय करने के लिए कितना टाइम लगेगा, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो वहां पर टी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में 1.8। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ गई। 9 मीटर, जब वो फर्स्ट ड्रॉप नीचे टच कर रहे तब फोर्थ ड्रॉप गिर रही है। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू मेरे पास यही आएगी और कोई ऑप्शन नहीं है, तो 1.8 अंडर रूट में आ गई, मान लेते हैं। तो क्या होगा, अब मेरे को पता करना है कि इसके बीच में दो ड्रॉप गिर गई और दो ड्रॉप, तो इतने टाइम इंटरवल में 3 ड्रॉप गिर रही हैं। ठीक है, तो एक ड्रॉप गिरने में कितना टाइम लगेगा, टाइम बिटवीन टू ड्रॉप्स कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है टी इक्वल टू 1.8 अंडर रूट में और उसका डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो अंडर रूट में 0.2 आएगा। ठीक है, मतलब जो 3 अंदर जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, 1.8/9 होगा तो 0.2 आएगा। अब मेरे को बोलना फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप।
तो सेकंड ड्रॉप को गिरे हुए कितना टाइम हो गया होगा? अगर ये टी नॉट है, ठीक है, तो सेकंड ड्रॉप को गिरे हुए कितना टाइम हो गया होगा? 2 T0। और थर्ड ड्रॉप को गिरे हुए कितना टाइम होगा? T0। तो अगर मैं हाइट निकालना चाहूँ तो हाइट इक्वल टू क्या आएगा? 1/2 जी 2 T0 का स्क्वायर और हाफ जी T0 का स्क्वायर, थर्ड ड्रॉप के लिए, ये सेकंड ड्रॉप के लिए, ये हो गया मेरा थर्ड ड्रॉप के लिए। ठीक है, तो H2 की वैल्यू आ गई हाफ, जी की वैल्यू 10, 2 का स्क्वायर 4 और T0 का स्क्वायर 0.2। सॉल्व किया जब मैंने इसको तो मेरा ये कैंसिल हो गया पूरा, तो आंसर आ गया 4 मीटर, कि उसने 4 मीटर की हाइट ट्रेवल कर रही कल मेरे को बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, तो टॉप ऑफ द टावर से 4 मीटर नीचे हो गई। और अगर मैं थर्ड ड्रॉप की बात करूं तो S3 क्या होगा? हाफ जी की वैल्यू 10 और टी स्क्वायर की वैल्यू होगी 0.2। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 मीटर आंसर आएगा। तो वो होगी कितने पे? 1 मीटर पे, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। और जो फर्स्ट ड्रॉप जो गिरी थी वो तो 9 मीटर कंप्लीट कर चुकी होगी। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। ये वाला केस जो मैंने बोला था कि हम थोड़ी देर में करेंगे, वो वाला केस है कि एक ड्रॉप है, वो एक बॉल है जिसको मैंने एच हाइट से ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, तो जब मैंने इसको एच हाइट से ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी फेंका तो जो इतना मोशन होगा, इतना, ये तो मेरा पहला वाला केस हो गया जो मैंने लास्ट लेक्चर में किया था, लास्ट पार्ट में किया था। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ? पहले मैं इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या आई? देखो, मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पहला इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की साइड हो रहा है, और नीचे वाली को नेगेटिव ले रहा हूँ। तो मेरे पास आ गया कि v इक्वल टू क्या होगा? u माइनस जी टी, पहला। सेकंड आया कि h इक्वल टू क्या होगा? यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड इक्वल टू क्या होगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2gh। और ये h जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है एक तरह से, मैं इसको डिस्प्लेसमेंट एस लिख देता हूँ क्योंकि h मैंने हाइट ले ली है यहाँ पे। ठीक है, या फिर इसको मैं स्मॉल एस से दिखाता हूँ कि स्मॉल एच है ये, मतलब ये वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, एच क्या है? वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ गया किस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब क्या है कि मेरे को दो तीन केस लेने पड़ेंगे यहाँ पे, कि मेरे को अगर निकालना है कि ये और कितना ऊपर गया, ये पार्टिकल है, ये और मान लो कि इतना ऊपर और गया, कितना हाइट? h0 हाइट। तो ये तो मैंने पहले निकाला था ना, जब मैंने वो हाफ वाला केस पढ़ा था, कि सिर्फ मैं इतना वाला वो पढ़ रहा हूँ कि मैंने यू वेलोसिटी से किसी को ऊपर फेंका, तो एच मैक्स क्या होगा? एच मैक्स होगा यू स्क्वायर अपॉन 2g के इक्वल। तो वही यहाँ पे होगा, कोई अलग थोड़ी ना होगा क्योंकि केस तो वहीं से वही वाला चालू हो रहा है। तो जो h0 की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? h0 की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, ये होगी हाइट। अगर मैं बोलूँ कि मैक्सिमम हाइट कितना गया होगा, क्या मैक्सिमम हाइट कितना गया होगा वो स्टोन, तो एच हाइट पे तो ऑलरेडी है, और एच नॉट और ऐड कर दूंगा मैं उसमें, तो एच प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2g विल बी माई मैक्सिमम हाइट। ठीक है, केस समझ आ गया? अब एक केस आता है कि मैं बोलूं मेरे को निकालना है कि ये पार्टिकल यहां से बिल्कुल नीचे आने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो मैंने ये वाली इक्वेशन पढ़ी है अभी भी कि स्मॉल एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसको देखो कि यहाँ पर है ये, और ऊपर की साइड वाली मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा हूँ, नीचे वाली नेगेटिव डायरेक्शन ले रहा हूँ। तो मेरी फाइनल पोजीशन तो ये है ना, टोटल टाइम टेकन अगर मैं बात करूँ तो ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, कितनी है? नेगेटिव एच, माइनस का एच। तो जो स्मॉल एच की जगह मैं क्या लूंगा? माइनस का एच लूंगा। तो माइनस एच इज इक्वल टू क्या होगा? यू टी पॉजिटिव है क्योंकि यू ऊपर की साइड है, माइनस जी तो नीचे की साइड है, तो हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जब इसमें आप वैल्यू वगैरह पुट करोगे, तो क्या बन जाएगी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिससे इसकी T1 और T2 दो वैल्यू आएगी, जिसमें से जो भी, देखो एक ही आंसर आएगा, आंसर तो दो आ नहीं सकते, जो भी पॉजिटिव रियल वैल्यू होगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक एग्जांपल भी आगे वो मैं करके बताऊंगा, और जो लास्ट एग्जांपल हमने छोड़ा बैलून वाला, वो भी कुछ कुछ ऐसा ही सॉल्व होगा, तो उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें दो ही के साथ एक तो एच मैक्स निकालने आ जाएगा, जो हमने बता दिया आपको कि एच प्लस एच नॉट कर देंगे, और पॉजिटिव जो टाइम टेकन है वो ऐसे निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के।
क्या बना के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो हो गया कि रूट्स का सम और मल्टीप्लिकेशन लेके आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा केस वो हो गया कि सीधी तरह चारे से सॉल्व कर सकते हो। तो दो केस से क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, वो वाला क्वेश्चन करते हैं पहले, बैलून वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो बैलून वाले क्वेश्चन में हमने कहाँ तक कर लिया था कि हाइट हमें निकलने में आ गई थी, और हमें देखना था कि जब ये पार्टिकल इतनी हाइट पर पहुंच चुका है, और हाइट कितनी निकली थी, हाइट निकली थी 62.5 मीटर। कितनी, 62.5 मीटर। और इस टाइम ये पार्टिकल की ऊपर की साइड जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 12.5 मीटर पर सेकेंड, 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो सीधी सी बात है, ये पार्टिकल पहले ऊपर गया होगा स्टोन, फिर घूम के वापस नीचे आया होगा। तो अगर मैं इसकी इनिशियल पोजीशन ये मान लूं और फाइनल पोजीशन ये मान लूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, कितना, माइनस का 62.5। तो माइनस का एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि जी मेरा नीचे की साइड है। देखो पूरे कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, मैं तीन इक्वेशन पहले बना के दी थी आपको, लॉ ऑफ मोशन मतलब इक्वेशन बना के दी थी मोशन की। उसमें आपको साइन का ध्यान देना, बाकी सब कुछ भी दिक्कत नहीं है, सॉल्व करने का काम है, ठीक है। आपकी मैथ अच्छी होनी चाहिए और आपको साइन का ध्यान होना चाहिए, आप सॉल्व कर लोगे इसको। तो माइनस का 62.5 इज इक्वल टू क्या होगा, 12.5 टी, और माइनस हाफ, जी की वैल्यू रखी मैंने 10 और टी स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा टफ बन रहा है क्वाड्रेटिक। अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं, यानी मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई बाई 10 कर दूं, तो मेरा आंसर क्या होगा, ये 25 हो जाएगा माइनस का, ये 12.5 125 टी हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन मेरा 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 टी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं, पूरे पोर्शन को 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, ये माइनस का 125 आ जाएगा। मतलब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। ये 25 टी हो जाएगा और माइनस का 10 टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1/5 से कट रहा है, तो मैं 1/5 से मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर दूंगा, तो माइनस का 25 इक्वल टू 5 टी और माइनस का 2 टी स्क्वायर। तो अब मेरी इक्वेशन क्या बन रही है कि 2 टी स्क्वायर माइनस का 5 टी, और इसको मैं उस साइड ले गया तो माइनस का 25 इक्वल टू 0 आ रहा है। ये मेरा इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो इसे फैक्टर करके भी कर सकता हूँ, तो 2 टी स्क्वायर माइनस का 10 टी और प्लस का 5 टी माइनस का 25, ये मेरे फैक्टर हो गए। तो अगर मैं इसे फैक्टर कर रहा हूँ, फैक्टर करना अगर नहीं आता आपको तो धराचार्य से कर सकते हो, सीधे धराचार फॉर्मूला से वो भी कर सकते हो। और वो जो मैंने कंडीशन बताई थी कि टी वन प्लस टी टू इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और टी वन इंटू टी टू इक्वल टू सी बाई ए करके कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैंने 2 टी कॉमन निकाला तो आया टी माइनस 5, और यहाँ से अगर मैंने प्लस 5 कॉमन निकाला तो यहाँ से भी आया टी माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आंसर मेरा आ गया टी इक्वल टू 5 सेकेंड, और टी इक्वल टू माइनस का 5/2। तो माइनस वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, टाइम का भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना। तो मेरा आंसर आ गया टी इक्वल टू 5 सेकंड विल बी माई करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। वो क्वेश्चन मैंने आधा छोड़ा था, वो कंप्लीट हो चुका है। मैक्सिमम हाइट निकालने का कॉन्सेप्ट ये था कि हाइट कैसे निकालते हैं, वो मैंने बताई कि मैक्सिमम हाइट अगर आपको निकालनी है तो ये वाली हाइट और ये वाला पॉइंट आपको ऐड करना होगा, ठीक है। वो चीज मैंने यहाँ पे भी बताई आपको इस पॉइंट पे कि हाइट कैसे निकालनी है। जो एच नॉट आ रहा है यू स्क्वायर बाई 2 जी, उसको हम ऐड कर देंगे अगर बची हुई हाइट में, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे सारे केस खत्म हो चुके हैं, मेरे को एक दो एग्जांपल कराने हैं, वो हम देखते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक टावर के टॉप से मैंने एक पार्टिकल को ऊपर की साइड फेंका विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और वो ग्राउंड पे पहुंचने में उसने 5 सेकंड लगाए, ठीक है। टी इक्वल टू 5 सेकंड में वो ग्राउंड पे पहुंच गया। तो ये तो मैंने इक्वेशन पढ़ी थी कि जो एच होगा वो कैसे लिखेंगे, माइनस का एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर मैं जी की वैल्यू 10 ले लेता हूं, जो कि हम नॉर्मली अब तक सारे क्वेश्चन में लेते आ रहे हैं, तो माइनस का एच इज इक्वल टू क्या होगा, 10 इंटू 5, टी इक्वल टू 5 सेकंड में नीचे आ रहा है, और माइनस का हाफ, जी की वैल्यू 10 ली, 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो एच की वैल्यू मेरे पास माइनस का एच इक्वल टू आ गया 50 माइनस 2 से कैंसिल करेंगे तो माइनस 125 आएगा, माइनस 125। तो एच की वैल्यू आ गई मेरे पास 75 मीटर। तो मेरे पास हाइट तो आ गई, हाइट तो आ गई, टावर की हाइट कितनी होगी, 75 मीटर। तो पहला पार्ट तो मेरा सॉल्व हो गया, कितना आया आंसर मेरा, 75 मीटर। अब स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ग्राउंड,
तो मैंने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि v इक्वल टू क्या होता है, u माइनस जी टी। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आएगी, u की वैल्यू कितनी है, ऊपर की साइड 10 और g मेरा नीचे की साइड है और t मेरा 5 है। तो मेरा आ गया आंसर v इक्वल टू माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, माइनस का 40 क्यों आया, क्योंकि अब डायरेक्शन नीचे की साइड है फाइनल वेलोसिटी की, वो ऊपर की साइड पॉजिटिव है, नीचे की साइड नेगेटिव है। तो ये आ गया मेरा 40 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस ट्रांसफर्ड बाय द पार्टिकल, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, पहले ऊपर गया, फिर उतना नीचे आया, फिर इतनी हाइट नीचे आया। तो अगर ऊपर वाली हाइट एच नॉट है तो 2h0 तो ऊपर ट्रेवल कर लिया, फिर उसने एच और कैपिटल, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 2h0 प्लस कैपिटल एच। और एच नॉट की वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखाया था, जैसे हमने पहले पहले केस में यू स्क्वायर बाई 2g करके निकाला था, वैसे ही निकालेंगे। तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 100 और 2g की वैल्यू होगी 2 इंटू जी की वैल्यू है 10। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 5 मीटर आंसर आएगा। तो ये हो गया मेरा एच की वैल्यू कितनी आई थी 75 प्लस 2 इंटू एच नॉट, तो 10 हो गया, कितना आ गया 85 मीटर। तो ये हो गया मेरा 85 मीटर। अब देखो, मेरे को एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अगर स्पीड की बात करता हूँ तो स्पीड हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल 85, तो 85 बाई क्या करेंगे 5, तो आंसर आएगा मेरा 17। मैंने एक ही क्वेश्चन में चारों पांचों चीज लिया है मैं। ठीक है, 17। और एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के नीचे की साइड है, कितना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया मेरा माइनस का 75। तो माइनस का 75 और डिवाइड बाई टाइम टेकन कितना है 5। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 15, माइनस का 15, क्योंकि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, तो मेरा वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो चारों आंसर निकल के आ गए, ये हो गया -15, ये हो गया 17, ये हो गया 85, ये हो गया 40, ये हो गया 75। ठीक है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 40 मीटर हाइट। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन आ गया, मतलब इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो 40 मीटर हाइट से मैंने एक पार्टिकल को ऊपर की साइड फेंका विद दी वेलोसिटी क्या 10 मीटर पर सेकेंड, और वो नीचे आने में कितना टाइम लेगा मेरे को ये निकालना है, जब वो ग्राउंड में टकरा रहा हो तो कितना टाइम लग गया। तो वही कि माइनस एच इक्वल टू क्या होगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो माइनस का एच कितना, माइनस का 40, यू कितना है 10, तो 10t माइनस का हाफ, जी की वैल्यू कितने 10, और टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर ही रखेंगे। और हमें निकालना है कि माइनस का 40 इज इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर, तो ये पूरा 5 से कैंसिल होता है, एक बार कर लेते हैं। माइनस का 8 2t माइनस टी स्क्वायर, सॉल्व किया तो मेरा आया टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। जब मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा, जो कि मैं फैक्टर करके भी कर सकता हूँ, सीधी धराचार्य से भी कर सकता हूँ, दोनों तीनों तरह से कर सकता हूँ, तो कर लेते हैं। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आएगा t माइनस का 4 और t प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 4 सेकंड मेरा करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि जो दूसरी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, तो वो तो मेरा करेक्ट हो नहीं सकता, हमेशा टाइम जो होगा पॉजिटिव होगा, रियल नंबर। तो t इक्वल टू 4 सेकंड करेक्ट आंसर हो गया। A particle is dropped from the top of a tower. During its motion, its cover 9/25 part of the tower heights in the last second. ठीक है, तो ये तो ड्रॉप वाला केस आ गया, वापस से आगे पीछे लग गए थोड़े बहुत क्वेश्चन, चलो रिवाइज हो जाएगा। मैंने बोला कि मैंने माना कि एच हाइट से मैंने किसी पार्टिकल को फेंका, और जब इसने लास्ट जो सेकंड होगा इसकी जर्नी का, लास्ट सेकंड, उसमें इसने कितनी हाइट ट्रेवल कर ली, 9/25 ऑफ टोटल हाइट। मान लो टोटल हाइट कितनी थी, एस थी, तो इतना पार्ट कितना होगा 9/25 हो गया, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया 16/25 हो गया, बचा हुआ पार्ट कितना हो गया 16/25 एच हो गया। और लास्ट एक सेकंड की बात है, एक सेकंड में इतना ट्रेवल किया इसने, तो मेरे को बताना है कि टावर की हाइट कितनी होगी। मान लो कि अगर टोटल टाइम टेकन टी है, कितना, कैपिटल टी, इतनी जो हमने इतनी जर्नी को तय किया वो कितना, कितनी जर्नी में तय किया होगा t-1 सेकंड में, t-1 में, और बाकी के एक सेकंड में मैंने ये तय कर दिया। तो एच कैपिटल एच इक्वल टू क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर। भाई कैपिटल एच तो यही होगा ना, टोटल जर्नी कितने में हुई है। और अगर मैं बोलूँ कि 16/25 कितने में किया, 16/25 एच विल बी इक्वल टू क्या होगा, हाफ
सॉरी, हाफ जी टी माइनस वन का होल स्क्वायर। तो अगर मैं रेशियो ले लूँ इस चीज का, तो 25/16 विल बी इक्वल टू क्या होगा, टी अपॉन टी माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं स्क्वायर को खत्म करता हूँ, तो टी बाई टी माइनस वन विल बी इक्वल टू क्या आएगा, 25 यानी 5/4, क्योंकि 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5 आएगा और 16 का अंडर रूट करेंगे तो 4 आएगा। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से निकल के आ गया टी इक्वल टू क्या होगा, 5 सेकंड होगा मेरा। मतलब टोटल टाइम टेकन मेरे को पता चल गया 5 सेकंड। तो अगर मैं यहाँ पे 5 सेकंड रख देता हूँ, हाफ जी की वैल्यू अगर मैं 10 ले लेता हूँ और 5 का स्क्वायर करूंगा 25 आएगा, तो मेरी हाइट कितनी आ गई, 125 मीटर। तो मेरा हाइट आ गई टावर की 125 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया लास्ट केस जिसमें हम एयर रेसिस्टेंस को कंसिडर कर रहे हैं। देखो ये केस इतना आपके एग्जाम में आता नहीं है, ये थोड़ा मेंस से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो इसमें दो तीन चीजें से बताऊंगा, वो समझ लेना। देखो, अगर मेरी पहले एयर नहीं लग रही थी, तो जो नेट एक्सेशन था पार्टिकल पे वो सिर्फ ग्रेविटेशन एक्सेशन था जी, नीचे की साइड। लेकिन अगर मेरी एयर लग रही है, तो जो ए नेट होगा वो नॉट इक्वल टू जी होगा। उसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट एयर के एक्सटेंशन का भी आएगा, कि एयर जो रेजिस्टेंस लगा रहा है, रिटार्ड कर रहा है उसके मोशन को, वो भी शामिल होगा। ठीक है, तो अब मैं मानता हूं कि जब मेरा पार्टिकल, मैं मानता हूं ऊपर वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूँ, नीचे वाली को नेगेटिव ले रहा हूँ, और ये जी है। जब मैं ऊपर की साइड जाने की कोशिश करता हूँ, हाँ ऊपर की साइड जाने की कोशिश करता हूँ, तो जो एयर है वो मेरी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगी, यानी एयर का रेजिस्टेंस नीचे की साइड लेगी। ठीक है, और जब मैं नीचे की साइड आने की कोशिश करता हूँ, तो एयर मेरे को नीचे आने से रोकेगी, मतलब उसका जो एयर का एक्सटेंशन होगा वो ऊपर की साइड जाएगा। मतलब एयर हमेशा मेरे मोशन को अपोज करेगी, चाहे मैं किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ तो नीचे की साइड फेंकेगी, और नीचे जा रहा हूँ तो ऊपर की साइड फेंकेगी। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर जाने वाले केस में ए नेट निकालना चाहूँ, तो नीचे की साइड तो माइनस जी लग ही रहा है, और एयर का भी नीचे की डायरेक्शन में लगा तो माइनस का ए, एयर और आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ए नेट की बात करूँ, तो वो तो नीचे की साइड माइनस जी लग ही रहा है, लेकिन एयर का प्योर ऊपर की साइड लग रहा है, तो प्लस ए हो गया। तो दोनों केसेज में मेरा जो नेट एक्सेशन है वो अलग अलग है। तो ऊपर जाने में और नीचे जाने में जो टाइम टेकन होगा वो भी अलग अलग आएगा। आपकी बात, पहले हमने इक्वल लिया था कि ऊपर जाने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही नीचे जाने में टाइम होगा, लेकिन इस केस में अलग होगा थोड़ा। कैसे, देखते हैं। देखो, ये केस समझ आ गया कि ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे वाले को नेगेटिव ले रहे हैं। अब हम हाफ हाफ मोशन की बात करते हैं। जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसमें नेट एक्शन लग रहा है कहाँ, देखो, ए ऑफ एयर इज वेरी लेस देन जी, ये ध्यान रखो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, तो इसको हम वेरी लेस देन ना बोल के सिर्फ लेस देन बोल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ लेस देन बोल रहे हैं। तो यहां से पता चला कि जो ए नेट होगा इस वाले केस में, क्योंकि वो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एयर भी नीचे ही लग रहा होगा क्योंकि वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एयर का भी नीचे लग रहा होगा, तो उन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो माइनस का जी माइनस का ए आएगा। यानी माइनस कॉमन निकाल लो तो जी प्लस ए आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे और नीचे की डायरेक्शन में लगेगा ए नेट। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, कि अगर ये अब नीचे की साइड आ रहा है, तो ग्रेविटेशन एक्सेशन नीचे ही लगेगा, लेकिन ए ऑफ एयर ऊपर की साइड लगेगा। लेकिन जो नेट एक्सेशन होगा वो नीचे की साइड लगेगा, क्योंकि जी बड़ा होता है, ए एयर छोटा होता है, और जी कैपिटल होता है। तो ए नेट जो आपके पास लगेगा वो क्या लगेगा, माइनस का जी और प्लस का ए। क्या, माइनस का जी और प्लस का ए। तो ए नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल लेता हूं, तो माइनस कॉमन लिया जी माइनस ए, तो अब की बार ए नेट की वैल्यू कम हो गई। तो एक चीज पता चली कि ए नेट ऊपर जाने के केस में, अगर मैं सिर्फ मॉड की बात करूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो वो ज्यादा है, और ए नेट नीचे आने के केस में कम है। ठीक है, ये समझ आ गया, ये वाला पॉइंट समझ आ गया। तो इसका मतलब, जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मेरी वेलोसिटी बहुत ज्यादा स्पीड से कम होगी। ठीक है, तो मैं बहुत कम टाइम में ऊपर पहुंच जाऊंगा। समझ में आ गया पॉइंट, कि जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मेरी जो स्पीड है, जो मेरी जैसे कि मैं बात करूं कि मैंने यू वेलोसिटी खुद को ऊपर फेंका, तो मेरा जो एक्सेशन है, एक्सेशन है वो कंपेरिजन टू लास्ट केस मेरा ज्यादा लग रहा होगा, तो मैं बहुत जल्दी रुक जाऊंगा।
लेकिन नीचे आने में मेरे को ज्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि मेरा अब की बार एक्सटेंशन क्या है, कम है। समझ में आ गया दोनों केस। तो अगर मैं कंपेयर करूं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH से, नहीं इससे तो कंपेयर करने का मतलब नहीं है। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि अब वाले केस में जो मेरा h होगा वो क्या होगा, ut माइनस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है। और ये तो हो गया ऊपर जाने वाले केस में, मैं ऊपर की साइड जा रहा हूँ। और अगर मैं बात करूं, इसको अगर मैं T1 मान लेता हूँ और दूसरा केस बात करूं, एस तो सेम ही रहेगा और नीचे आने में क्या लग रहा है, हाफ ए ए नेट और T2 स्क्वायर, हाफ ए नेट ऊपर जाने वाला, ये हो गया हाफ नीचे आने वाला। तो अगर जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मेरे को पता लगेगा कि जो T2 की वैल्यू है, या इसको कंपेयर कर ही लेते हैं ऐसा करते हैं कि ये T1 है, तो ऊपर जाने में जितना भी टाइम लग रहा हो कैलकुलेट हो जाएगा इससे, नीचे आने में जो भी टाइम लग रहा हो वो इससे कैलकुलेट हो जाएगा। तो ए नेट की वैल्यू अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि वी स्क्वायर, अगर वेलोसिटी से कंपेयर ना करें कि तो वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू माइनस का ए नेट टी। तो टी ऊपर जाने में कितना लग रहा है, जीरो हो रहा है, तो यू बाई क्या आ गया, जी प्लस ए। ठीक है, ये हो गया टी एसेंट। और अगर मैं टी डिसेंट की बात करूं तो वो यू से स्टार्ट हो रहा है, वी कुछ ना कुछ इसके इक्वल ही हो जाएगा, वी इक्वल हो जाएगा तो यू अपॉन जी माइनस ए। नेट की अगर मैं बात करूं तो यू अपॉन जी माइनस ए। तो कौन सा वाला टाइम बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ऑब्वियसली बात है, जिसकी नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ी वैल्यू होगी। अगर मैं बात करूं कि 3/5 बड़ा है या 3/4 बड़ा है, तो जिसका नीचे वाला पार्ट छोटा है वो बड़ा होगा, तो ये वाला पार्ट बड़ा है। सिमिलरली ये वाला पार्ट बड़ा होगा। तो पता चला कि टी डिसेंट जो होगा वो ज्यादा होगा टी एसेंट से। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इसके अगले लेक्चर में हम 2D मोशन को स्टार्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, 2D मोशन। ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच, इतना ही था आज के लेक्चर में। थोड़ा लेंथी हो गया लेक्चर, लेकिन बहुत अच्छे से कवर किया गया, इतना अच्छे से मेरे को नहीं लगता कहीं और कवर हुआ होगा। किया भी हो तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पूरी दम लगा दी इसको एक्सप्लेन करने में। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वॉइस मैसेज के थ्रू या मैं एक डाउट सेशन भी ले लूंगा। लेकिन मेरे को ये टॉपिक आपका अच्छे से चाहिए क्योंकि नीट के एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आता है इस वाले टॉपिक से। तो 4 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।